अध्याय 131 सम्मानित अतिथि। एक वेश्या का चित्र सबके सामने प्रदर्शित किया गया था। पूरी पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक संक्षिप्त थे। रेखाओं की मोटाई में बहुत अंतर था। इसके अलावा वे उतार चढ़ाव करते थे और उनमें एक अनोखी लय थी। पूरी पेंटिंग में स्याही का एकमात्र सामग्री के रूप में उपयोग किया गया था। ब्रश स्ट्रोक की रूपरेखा, ठहराव और उतार चढ़ाव वाली मोटाई ने वेश्या के भावों के विवरण में समृद्ध बदलाव लाए। झील की चट्टानों वाले आंगन में एक खूबसूरत महिला ने अपने हाथ में एक पंखा पकड़ा हुआ था और उदास और निराशाजनक भाव से दूर देख रही थी। जब उन्होंने पेंटिंग के बाईं ओर कविता देखी तो सभी चकित रह गए। शरद ऋतु आती है और पंखों को रख देना चाहिए। सुंदरता इतनी उदास क्यों है? कृपया दुनिया को विस्तार से देखें। हर कोई प्रसिद्धि का पीछा कर रहा है। लोग सच में अहंकारी हैं। यह वास्तव में तांग बोहू की शरद ऋतु पवन पंखा चित्रकला है। कुछ विषम पत्थर और सजावट के रूप में थोड़ा हरा बांस वास्तव में उदास शरद ऋतु पवन आंगन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की चित्रण शैली, जो लेखन के अर्थ पर केंद्रित है और रूप में समानता पर भरोसा किए बिना समानता का अनुसरण करती है, निश्चित रूप से तांग बोहू का वास्तविक काम है। ये दासी जीवित है। उसकी भौहों के बीच की नाराजगी और उसके चेहरे की ताजगी और सुंदरता उसे देखकर तरस आता है। ये श्वान की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। ध्यान से पेंटिंग देखने के बाद उसने आह भरी। तांग बोहू अपने जीवन में अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके अनुभव उथल पुथल भरे थे। उन्होंने बान कंसॉर्ट के भाग्य का उपयोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होने और शरद ऋतु की हवा से अलग कर दिए जाने के दर्द की शिकायत करने के लिए किया। भले ही एक सुंदरता ने उनका साथ दिया और उन्होंने अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया, लेकिन वे इस उदासी से छुटकारा नहीं पा सके। उनकी युवा आवाज ने पेंटिंग को तांग बोहू के अप्रत्याशित मुठभेड़ के साथ जोड़ा और उसमें निहित गहरे अर्थ को इंगित किया। उनमें तांग बोहू को सबसे अधिक समझने वाला युवा ये श्वान था। दुकानदारों के चेहरे थोड़े बदरंग थे। गंजे दुकानदार ने ये श्वान की ओर देखा और महसूस किया कि ये बच्चा बहुत दिलचस्प है। इसलिए उसने पूछा, मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुम जानते हो कि तांग बोहू ने बान कंसॉर्ट से क्या संकेत प्राप्त किया था? ये श्वान ने सिर हिलाया। बान कंसोर्ट मूल रूप से हान वंश के सम्राट चेंग की पसंदीदा उपपत्नी थीं। वह प्रतिभाशाली और सुंदर थीं, लेकिन झाओ फेयान ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। उन्होंने शिकायत का गीत लिखा। शरद ऋतु में पंखे के बेकार हो जाने के रूपक का उपयोग करके उन्होंने लाक्षणिक रूप से उस दुखद तथ्य का वर्णन किया कि वृद्धावस्था के कारण उन्हें त्याग दिया गया था। अनचाहे पंखे को दूर रख दिया जाता है और भुला दिया जाता है। ये श्वान के ज्ञान से सभी चकित थे। यह ठीक था अगर वो जानता था कि बान कंसॉर्ट ने शरद ऋतु में पंखे के बेकार हो जाने के रूपक का उपयोग किया था, लेकिन वो शिकायत के गीत की कुछ पंक्तियां भी सुना सकता था। किसी को यह जानना होगा कि यह एक बेटी की शिकायतों का वर्णन करने वाली कविता थी। कौन सा वयस्क बच्चे को इसे याद करने के लिए कहने की पहल करेगा? इसका केवल यही मतलब हो सकता है कि ये श्वान ने बहुत सारी किताबें पढ़ी थीं और उसकी याददाश्त अच्छी थी। इसके अलावा उसने उनका उचित उपयोग किया। ये एक वयस्क के लिए कुछ भी नहीं था जिसकी तार्किक सोच पहले से ही आकार ले चुकी थी, लेकिन 8 या 9 साल के बच्चे के लिए ये दुर्लभ था। गंजे दुकानदार ने अपनी जीभ चटकाई और झाओ युआन को घूर कर देखा। मास्टर झाओ, आप इस बच्चे को कहाँ से लाए? बुरा नहीं। झाओ युआन का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने जल्दी से उसे सुधारा। नहीं नहीं नहीं, छोटे दोस्त, ये मूल्यांकन के मामले में मुझसे कम नहीं है। मैं भी भाग्यशाली था कि उनसे मिला, इसलिए मैं उन्हें विशेष रूप से आप लोगों से मिलाने और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की एक साथ प्रशंसा करने के लिए यहाँ लाया हूँ। जब उन्होंने ये श्वान के बारे में झाओ युआन का उच्च मूल्यांकन सुना तो सभी के चेहरे रंगीन और अवर्णनीय रूप से दिखावटी थे। ये झाओ युआन था। वे अपनी आंखों से उसकी मूल्यांकन क्षमता का अवलोकन कर सकते थे। अन्यथा उन मूल्यांकन कार्यक्रमों को विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया होता। उन्हें झाओ युआन के कार्यक्रम का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसा व्यक्ति किसी बच्चे की इतनी प्रशंसा कैसे कर सकता है? सभी की आंखें सदमे और अविश्वास से भरी थीं। ये श्वान ने सभी की छानबीन करने वाली नजरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, महोदय, शरद ऋतु पवन पंखा चित्रकला जैसी पेंटिंग की प्रशंसा करना पहले से ही दुर्लभ है। अपना समय बर्बाद मत करो। इस साधारण वाक्य ने सभी का ध्यान फिर से तांग बोहू की पेंटिंग की ओर मोड़ दिया। तांग बोहू के इस विशाल काम को देखते हुए दुकानदारों की निगाहें शुरुआती सदमे से बदलकर लालच में बदल गई थीं।
अगर वे ऐसी दुर्लभ पेंटिंग को अपने बैग में रख सकते और जब उनके पास कुछ करने को नहीं होता तो उसका मूल्यांकन कर सकते। ये बस एक खुशहाल जीवन होगा जैसे किसी देवता का। सिर्फ इसके बारे में सोचने से दुकानदारों को लगा कि उनके दिल उड़ रहे हैं। हालांकि जल्द ही उनकी आंखों में असहायता का भाव आने लगा। तांग बहू की पेंटिंग हमेशा से कई संग्रहकर्ताओं द्वारा चाही जाती रही थी। उनकी पाइन क्लिफ स्क्रॉल तो 70 मिलियन युआन से भी अधिक में बिकी थी। भले ही उस पेंटिंग के अधिकांश प्रीमियम को दर्जनों बहुत प्रसिद्ध संग्रहकर्ताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिन्होंने पहले बोली लगाई थी, लेकिन तांग बहू की पेंटिंग का मूल्य समय के साथ बदल गया। एक बार जब कीमत बढ़ने लगी तो उसे रोकना मुश्किल था। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में वसंत और शरद ऋतु की नीलामियों के दौरान तांग बहू की पेंटिंग की कीमतों को ध्यान से याद किया। इस शरद ऋतु पवन पंखा चित्रकला को देखते हुए कीमत निश्चित रूप से कम नहीं थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक खगोलीय मूल्य की थी। अहम बड़े लिन, आप इस शरद ऋतु पवन पंखा चित्रकला के लिए क्या कीमत देने को तैयार हैं? लंबे चोगे वाले दुकानदार ने दांत पीसते हुए पूछा। अगर कीमत 50 मिलियन से कम थी तो वो अभी भी इस पर विचार कर सकता था। लिन डोंगपिंग उन्हें लटकाना नहीं चाहते थे और सीधे कहा, मैं जिस शुरुआती कीमत का उल्लेख करने जा रहा हूँ वो 150 मिलियन है। जब दुकानदारों ने ये सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई पटाखा फूट गया हो। वे तुरंत फट पड़े। क्या बूढ़े लिन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो कि वसंत नीलामी में सबसे ऊंची कीमत केवल 70 मिलियन युआन है? क्या तुमने सीधी कीमत दोगुनी कर दी? हे भगवान, मैंने सोचा था कि 50 मिलियन युआन से अधिक की कीमत पहले से ही अधिकतम थी, लेकिन यह आपकी कीमत का केवल एक अंश है। मैं इसे अब नहीं खरीद रहा हूँ। ये बस बाजार मूल्य बढ़ा रहा है। तांग बहू की पेंटिंग निश्चित रूप से अच्छी पेंटिंग है, लेकिन विक्रेता एक बुरा व्यक्ति है। लिन डोंगपिंग ने उन दुकानदारों को ठंडे स्वर में देखा जो तमाशा कर रहे थे और सीधे कहा, अगर आपको लगता है कि यह उपयुक्त नहीं है तो आप जा सकते हैं। वे जा सकते थे। प्रबंधकों के चेहरे हरे पड़ गए। क्या वो उन्हें भगाना शुरू कर रहा था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वे जाएंगे। दुकानदारों ने भी अपना आपा खो दिया। उन्होंने गुस्से में अपनी आस्तीनें झटकीं और एक साथ चले गए। झाओ युआन ने दुकानदारों की गायब होती आकृतियों को देखा और आह भरी। उसने अभी कुछ नहीं कहा था। जब सब चले गए तो उसने कहा, बड़े लिन, आपकी कीमत वास्तव में थोड़ी अधिक है। इसके बारे में सोचो। ये 150 मिलियन युआन नकद है। भले ही चारों दुकानदार अमीर हों, लेकिन उनका अधिकांश पैसा तरल है। वे इसे कैसे बचा सकते हैं? यदि आप वास्तव में इसे बेचना चाहते हैं तो मुझे डर है कि कीमत कम करनी होगी। लिन डोंगपिंग जानते थे कि झाओ युआन ये उनके भले के लिए कर रहे थे और दिल से बोल रहे थे। हालांकि वो एक गुस्सैल बूढ़ा आदमी भी था। एक बार जब उसने किसी चीज पर अपना मन बना लिया तो वो उसे बदलने को तैयार नहीं था। ये पेंटिंग इस कीमत की है। मुझे कीमत क्यों कम करनी चाहिए? अगर उसने सच में मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं उसे नीलामी घर भेज दूंगा। मुझे विश्वास नहीं है, लिन डोंगपिंग ने गुस्से में कहा। उनका परिवार प्राचीन वस्तुओं का व्यवसाय चलाता था। अगर उन्हें पेंटिंग बेचने के लिए नीलामी घर जाना पड़ता तो ये मुंह पर तमाचा होता। हालांकि लिन डोंगपिंग ने और भी स्पष्ट रूप से सोचा, मुंह पर तमाचा कुछ भी नहीं था। हालांकि वो तांग बहू की पेंटिंग को धूल में ढंकने और उसकी कीमत को खराब होने नहीं दे सकता था। जैसे ही लिन डोंगपिंग ने बात की, वो शरद ऋतु पवन पंखा चित्रकला को हटाने ही वाला था। झाओ युआन केवल अपना सिर हिला सका और आह भर सका। वो भी बहुत असहाय था। ठीक है, इतनी ऊंची कीमत के साथ वो केवल मजे में शामिल हो सकता था। वो वास्तव में इसे खरीदने की स्थिति में नहीं था। इस दुनिया में बहुत कम लोग थे जो इस पेंटिंग को खरीद सकते थे। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा हाथ अचानक लिन डोंगपिंग को पेंटिंग हटाने से रोक देगा। ये श्वान था जिसने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। लिन डोंगपिंग को भौहें चढ़ाए हुए देखते हुए ये श्वान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम इसे क्यों हटा रहे हो? अगर वे इसे नहीं खरीदना चाहते हैं तो मैं इसे खरीदूंगा। ये श्वान की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। लिन डोंगपिंग हक्का बक्का रह गया। उसका हाथ जो पेंटिंग हटा रहा था हवा में रुक गया। न केवल वो हक्का बक्का रह गया था, बल्कि लिन झिझी और झाओ युआन भी हक्का बक्का रह गए थे। उन्होंने क्या सुना? क्या ये श्वान ने कहा कि वो इसे खरीदेगा? ये 150 मिलियन था। यहाँ तक कि 4 अमीर दुकानदार भी अपनी आस्तीनें झटक कर चले गए। क्या 8 या 9 साल के बच्चे ने सच में कहा कि वो इसे खरीदना चाहता है?
उस समय लिन झिझी पलटवार करना चाहती थी। उसे विश्वास नहीं था कि ये बच्चा इतनी बड़ी रकम निकाल सकता है। हालांकि उसे डर था कि वो बहुत रूखी हो जाएगी। वो वास्तव में इस बच्चे को पसंद करती थी और ये श्वान को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। झाओ युआन होश में आया और ये श्वान को आंखों के स्तर पर देखने के लिए नीचे झुका। छोटे दोस्त, ये पेंटिंग 150 मिलियन युआन में बेची जाती है, 15 युआन में नहीं। मजाक मत करो। वो ये शमान को अंदर लाने वाला था। अगर ये शमान ने सच में लिन डोंगपेंग को गुस्सा दिलाया तो वो भी फंस जाएगा। इस बीच लिन डोंगपेंग ने तिरस्कार से ये श्वान की ओर देखा। ये सिर्फ एक बच्चे का मजाक था। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। तांग बोहू के महान काम को खरीदने के लिए कोई भी उचित कीमत देने को तैयार नहीं था। कितना हास्यास्पद। सबसे हास्यास्पद बात ये थी कि इस मूल्य का एहसास केवल एक बच्चे के मजाक से हो सकता था। कितना दुखद। इस समय लिन झिझी भी आगे बढ़ी। वो नीचे बैठी और ये श्वान से प्यार से कहा, छोटे बच्चे, जब तुम बड़े हो जाओ और पैसे कमा लो तो तुम आकर इसे खरीद सकते हो, ठीक है? ये श्वान ने अपने सामने अलग अलग भावों वाले चेहरों को देखा और पलकें झपकाईं। वह जानता था कि इन लोगों को उसकी ताकत पर विश्वास नहीं था। हालांकि वो कितना भी समझाए, ये अनावश्यक था। ये श्वान ने एक कार्ड निकाला और उसे फेंक दिया। उसने उनसे कहा, इस कार्ड में पैसे हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। जब सभी ने ये श्वान द्वारा फेंका गया काला कार्ड देखा तो उनके भाव बस जम गए। इस कार्ड का रंग असाधारण ताकत का प्रतिनिधित्व करता था। क्या ये सच हो सकता है जो इस बच्चे ने कहा था? सभी अपने दिलों में इस जवाब का विरोध कर रहे थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि 8 या 9 साल के बच्चे में इतनी ताकत हो सकती है। ये बहुत भयानक था। उन्हें अभी भी अविश्वास में देखते हुए ये श्वान ने अपनी जेबें टटोली और केवल लियू यानरान का विजिटिंग कार्ड मिला। उसने विजिटिंग कार्ड लिन झिझी को दिया और कहा, मेरे पास अभी विजिटिंग कार्ड नहीं है, ये मेरी सचिव का विजिटिंग कार्ड है, क्या आप लोग अब इसे आजमाने को तैयार हैं? लिन झिझी ने विजिटिंग कार्ड लिया। उस पर कुछ सरल शब्द छपे थे। उसमें लिखा था, हुआशिया बैंक के निदेशक लियू यानरान। क्या लियू यानरान वास्तव में ये श्वान की सचिव थी? हुआशिया बैंक के निदेशक उसकी सचिव थीं। इस व्यक्ति का ओहदा कितना ऊंचा था? लिन झिझी बोल नहीं सकी। कांपते हाथों से उसने विजिटिंग कार्ड अपने दादाजी के हाथों में थमा दिया। ये पहली बार था जब लिन डोंगपेंग ने अपनी पोती को इतना उत्साहित देखा था। उसने भ्रमित होकर विजिटिंग कार्ड उठाया और उसे देखा, अपनी नजरें हटा नहीं सका। कौन उसे बता सकता था कि उसने जो देखा वो सच नहीं था? इतने सबूतों के साथ वो और क्या कह सकता था? झिझी, क्रेडिट कार्ड मशीन ले आओ। लिन डोंगपेंग शांत हो गया और अपनी पोती को निर्देश दिया। लिन झिझी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे चली गई। जब वो लौटी तो उसके हाथ में एक क्रेडिट कार्ड मशीन थी। उसने कुशलता से उसका कार्ड स्वाइप किया और राशि दर्ज की। फिर उसने 150 मिलियन युआन की कीमत दर्ज की। लिन झिझी ने घबराहट में पुष्टि बटन दबाने से पहले कई बार ध्यान से इसकी पुष्टि की। ये श्वान ने अधिसूचना देखी और लिन झिझी के पूछने का इंतजार किए बिना जवाब दिया, कोई पासवर्ड नहीं है। लिन झिझी ने भौचक होकर सिर हिलाया और पुष्टि करें बटन पर क्लिक किया। प्रतीक्षा के केवल 3 से 4 सेकंड थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कई साल बीत गए हों। कागज डालने की आवाज सुनाई दी। क्रेडिट कार्ड मशीन ने पहले ही रसीद छापना शुरू कर दिया था। इस परिचित ध्वनि का मतलब था कि उसने सफलतापूर्वक उसका कार्ड स्वाइप कर लिया था। वहां मौजूद तीनों लोगों ने सदमे में एक दूसरे को देखा। वे बोल भी नहीं सके। ये 150 मिलियन युआन था। क्या ये बस ऐसे ही सफल हो गया? हे भगवान, ये बहुत रोमांचक था। लिन डोंगपेंग का बूढ़ा चेहरा फड़क उठा। वो इतना उत्साहित था कि उसे लगभग दौरा पड़ गया। उसकी तांग बोहू की पेंटिंग वास्तव में 150 मिलियन में बिकी थी। जब वो खुश था तो उसने देखा कि ये श्वान वास्तव में उनके सामने खड़ा था। लिन डोंगपेंग का चेहरा जम गया और उसने तुरंत ये श्वान की ओर हाथ उठाया और उसे आमंत्रित किया। अरे, ये छोटा दोस्त अभी भी खड़ा क्यों है? कृपया बैठिए। नहीं, कृपया आसन ग्रहण करें, सम्मानित अतिथि। झाओ युआन ने आश्चर्य से लिन डोंगपेंग की ओर देखा। लिन डोंगपेंग के रवैये में चौंकाने वाला 180 डिग्री का बदलाव आया था। पहले उसने ये श्वान को अनदेखा कर दिया था। अब ये श्वान को सीधे तौर पर एक सम्मानित अतिथि का खिताब दिया गया था। कहानी जारी रहेगी।